बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द कोर्स ऑन डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। ये 2 क्रेडिट आवर का कोर्स है और आज का लेक्चर जो है एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है जिसमें मैं आप लोगों को साथ कोर्स कंटेंट जो है वो शेयर करूँगा। आप लोगों के असेसमेंट के बारे में आप लोगों को बताया जाएगा और कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट जो है वो हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले कोर्स आउटलाइंस को देखते हैं। इसमें सबसे पहले आप लोग क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले आप लोगों को डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स और सिस्टम के बारे में आप लोगों को बताया जाएगा। उसके बाद हम जो डिफरेंट किस्म के डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स है और सिस्टम्स है उसकी हम फ्रिक्वेंसी एनालिसिस करेंगे। फिर हम एक स्पेशल सिस्टम पढ़ेंगे, LTI सिस्टम, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, और उस सिस्टम की हम फ्रिक्वेंसी डोमेन एनालिसिस करेंगे कि उस सिस्टम की इनपुट पे जो आप सिग्नल देते हैं और जो आपके पास आउटपुट सिग्नल है, तो उससे हम सिस्टम का जो रिस्पॉन्स है, जो बिहेवियर है, वो चीज़ जो है वो हम स्टडी करेंगे। उसके बाद हम जी ट्रांसफॉर्म और उसकी प्रॉपर्टीज़ और जो LTI सिस्टम्स है उनको हम जी डोमेन में स्टडी करेंगे। फिर हम डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म की तरफ और डिजिटल फिल्टर स्ट्रक्चर्स की तरफ जाएंगे और एट दी एंड हम FIR फिल्टर डिज़ाइन और IIR फिल्टर डिज़ाइन की तरफ जो है मूव करेंगे। ये आपके पास एक छोटा सा लेसन प्लान है, लेकिन इन चीज़ों को हम ब्रीफली जो है थ्रू आउट द सेमेस्टर हम इसको स्टडी करेंगे। इसके बाद आप लोगों की जो असेसमेंट है, जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ करेंगे, बेसिकली जो छोटे छोटे असाइनमेंट्स होंगे वो मैटलैब बेस्ड होंगे, और जो टेक्स्ट बुक, जो रेफरेंस टेक्स्ट बुक है, वो डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग है। ये प्रोकस की बुक है और 4th एडिशन नॉर्मली हम यूज़ करेंगे। इसके अलावा आप ओपनहेम की एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल प्रोसेसिंग की एक बुक है, उसको भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। नाउ लेट्स कम टुवर्ड द असेसमेंट स्कीम। आप लोगों के तकरीबन राउंड अबाउट 6 असाइनमेंट्स होंगे। असाइनमेंट्स जो है वो मैटलैब बेस्ड होंगे, उसका कुछ पोर्शन, और कुछ पोर्शन जो है वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड होंगे। इसके अलावा आप लोगों के 2 जो है रिटन एग्जाम्स होंगे, OST 1, OST 2, और इंडिविजुअल जो है फाइनल टर्म पेपर होगा, ठीक है, 3 घंटे का, और एक छोटा सा मैटलैब बेस्ड आप लोगों को एक प्रोजेक्ट भी दिया जाएगा इस 2 क्रेडिट आवर कोर्स में। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कि व्हाट इज व्हाई डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। आपने देखा होगा कि मोस्टली जो आपके पास सिग्नल्स होते हैं नेचर में, जो सिग्नल्स एग्जिस्ट करते हैं, वो एनालॉग सिग्नल्स होते हैं। जिस तरह अभी मैं बोल रहा हूँ, तो दिस इज एन एनालॉग सिग्नल, ठीक है। मतलब ह्यूमन स्पीच जो है ये आपके पास एक एनालॉग सिग्नल है, ठीक है। नेचुरल जो सिग्नल्स है, जिस तरह ECG को आप देख लें, या EEG जो आपके पास सिग्नल्स है, ठीक है, या ये जितने भी आपके पास बायोमेडिकल सिग्नल्स है, तो वो नेचुरली उनका जो नेचर है वो एनालॉग सिग्नल्स है। तो अगर मोस्ट ऑफ द सिग्नल्स जो है वो एनालॉग है, तो देन वाई हम डिजिटल सिग्नल्स प्रोसेसिंग क्यों पढ़ रहे हैं, हम एनालॉग सिग्नल प्रोसेसिंग क्यों नहीं पढ़ रहे? तो इसका मेन रीज़न ये है कि एनालॉग सिग्नल प्रोसेसिंग में अगर आप कोई मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, तो आप लोगों को जो आप लोगों ने हार्डवेयर बेस्ड सिस्टम बनाया होता है,
तो उसमें आप लोगों को मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत पड़ती है। लेट्स सपोज आप लोगों ने एक ऐसा सिस्टम बनाना है कि जो कि हायर फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स को रिजेक्ट करे। तो एनालॉग सिग्नल प्रोसेसिंग अगर आप कर रहे हैं तो आप एक फ़िल्टर बनाएंगे जिसमें रेजिस्टर्स, इंडक्टर्स और कैपेसिटर्स की कम्बिनेशन से आप फ़िल्टर बनाएंगे, ठीक है, और उससे आप प्रोसेसिंग करेंगे। एनालॉग सिग्नल्स उनका इनपुट होगा और वो जो रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर्स है वो एक सिस्टम होगा और आउटपुट पे क्या होगा कि जस्ट लो फ्रिक्वेंसीज का सिग्नल आपको मिलेगा। सो ये जो एनालॉग सिग्नल प्रोसेसिंग है, यानी जो प्रोसेसिंग के लिए जो आप सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें होता ये है, वहाँ पे जो एनालॉग सिग्नल जो प्रोसेसिंग है, तो वहाँ पे आप लोग अगर वो फ्रिक्वेंसी का जो रेंज है वो अगर आप वेरी करना चाहते हैं तो वहाँ पे फिज़िकली आपको हार्डवेयर जो है, कंपोनेंट जो है वो आप लोगों को चेंज करना पड़ेगा। इसके मुकाबले में जो डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग है, तो डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग ऑपरेशन कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द प्रोग्राम इन डिजिटल programmable system. It is flexible system. Through software one can more easily modify the signal processing functions to be performed by the hardware. इसके बरस जो आपका जो डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर है, वो अगर आप इस तरह की कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो सिंपली आप क्या करते हैं कि आप अपने प्रोग्राम जो आप ने कोड किया हुआ है, ठीक है, वो कोडिंग में आप चेंजेस करके आप दोबारा उसको अपने हार्डवेयर के ऊपर एम्बेड कराएं। तो आपका देखिए, इन डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग में आपका जो हार्डवेयर होता है वो फंक्शनिंग करता है आपकी एल्गोरिथम के ऊपर कि आपने एल्गोरिथम कैसा बनाया हुआ है। तो उसी एल्गोरिथम में चेंजेस करना कंपैरेटिवली इजी होता है एज कंपेयर टू सर्किट में फिजिकली चेंज करना, ठीक है। सो जिस तरह रेस्पबेरी पाई के ऊपर आप काम कर रहे हैं या कोई भी इस तरह का डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, कोई भी इस तरह के ये तो प्रोसेसर की अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, ठीक है, तो कोई भी सिग्नल प्रोसेसर जो है उसमें आप जस्ट सिंपली अपने कोडिंग में चेंजेस करके आप जो है अपना हार्डवेयर ने किस तरह फंक्शनिंग करना है उसको आप इजीली चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो डिजिटल सिग्नल्स है तो उसमें कंप्रेशन, उसमें इंक्रिप्शन करना जो है वो पॉसिबल हो जाता है। एनालॉग सिग्नल में इंक्रिप्शन या जो कंप्रेशन है वो कंपैरेटिवली मुश्किल हो जाता है या नियरली इम्पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो आपके डिजिटल सर्किट्स है ये बहुत ही सस्ते हैं एज़ कम्पेयर टू एनालॉग सिग्नल्स, और डिमोरी लॉ के मुताबिक आपका जो चिप के ऊपर जो है इंटीग्रेटेड सर्किट के ऊपर जो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स है वो हर साल जो है वो डबल होते जाएंगे, ठीक है। तो आप आज देख लें आप कि आपके पास एक छोटे से चिप के ऊपर आपके पास गीगाबाइट्स की मेमोरी है, ठीक है। तो आपका जो डिजिटल सिग्नल्स है इनके स्टोरेज में एज सच आपको इशू नहीं होता, क्योंकि डिजिटल सिग्नल जो है इजीली उसको स्टोर किया जाता है मैग्नेटिक मीडिया के ऊपर, जिस तरह मैग्नेटिक टेप्स हो गए। और इसके जो डिजिटल सिग्नल के जो प्रोसेसर्स होते हैं वो कंपैरेटिवली चीप होते हैं। इसके अलावा डिजिटल सिग्नल जो है उसको इजीली इनक्रिप्ट किया जा सकता है, इनकी कंप्रेशन किया जा सकता है, और भी इसके बहुत से एडवांटेजेस हैं। अच्छा, तस्वीर के हमेशा दो रुख होते हैं, ठीक है। एक, अगर आपको तस्वीर का एक रुख जो है वो कलरफुल नज़र आ रहा है तो इसका जो दूसरा रुख होगा वो कोई हाली होगा, ब्लैक एंड वाइट होगा, ठीक है। तो इसके डिसएडवांटेजेस ये है कि जैसे मैंने आप लोगों को स्टार्ट में बताया कि मोस्टली जो सिग्नल्स होते हैं वो आपके पास एनालॉग होते हैं। तो अगर आप उसको डिजिटली प्रोसेस करना चाहते हैं तो आपने उन एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करना होगा। सो ये जो आपके पास एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन है, ठीक है,
जिसमें आप सैम्पल्स लेते हैं सिग्नल्स की, उनकी क्वांटाइजेशंस लेते हैं, तो उसके रिजल्ट से जो आपके पास जो डिजिटल सिग्नल आता है उसमें थोड़ी सी डिस्टॉर्शन होती है। यानी अगर आप रिवर्स में चले जाए और उसी डिजिटल सिग्नल से वापस आप एनालॉग सिग्नल में उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आपके पास जो ओरिजिनल एनालॉग सिग्नल होता है और जो रिकवर्ड एनालॉग सिग्नल होता है उसमें डिफरेंस होता है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्टॉर्शन। So this was a major disadvantage of digital signal processing। कि डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग में जब आप सैम्पलिंग और क्वांटाइजेशन करते हैं तो आपके पास जो ओरिजिनल सिग्नल होता है उसको रिकवर करना या उसमें डिस्टॉर्शन होती है, एग्जैक्टली वही सिग्नल आपके पास रिकवर नहीं होता। सो नाउ वी आर स्टडीइंग डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट व्हाट इज सिग्नल एंड देन व्हाट इज प्रोसेसिंग। ठीक है, तो सबसे पहले सिग्नल, वेरी सिंपल। सिग्नल आपके पास कोई भी एंटिटी जो आपको इंफॉर्मेशन कन्वे करे, लेकिन वो क्वांटिटी जो है वो फिजिकल क्वांटिटी होनी चाहिए। तो जो भी एंटिटी आपको इंफॉर्मेशन कन्वे करे वो एक सिग्नल होगा। ठीक है, सो a signal is defined as any physical quantity that varies with time, space, or any other independent variable or variables. Mathematically, we describe a signal as a function of one or more independent variable. For example, फिर ये कहते हैं कि सिग्नल आपके पास वन डायमेंशनल भी हो सकती है, टू डायमेंशनल भी हो सकती है, और थ्री डायमेंशनल भी हो सकती है, और इस तरह मल्टी डायमेंशनल भी हो सकती है। ठीक है, सो दिस इज अ वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ वन डायमेंशनल सिग्नल जिसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है दैट इज टाइम। ठीक है, सो S1t इज इक्वल टू 5t। तो इसका अगर आप लोग ड्रा करें सिग्नल का शेप, ठीक है, तो ये सिग्नल कुछ इस तरह एग्जिस्ट करेगा। This is 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, सो इसको ड्रा करने का ये तरीका है, कोई भी सिग्नल कि यहाँ पे आप t लें, यहाँ पे इस आप t लें, तो t is equal to 0, 5t is equal to 0, and t is equal to 1, it will become 5, t is equal to 2, it will become 10, if t is equal to 3, it will become 15, if t is equal to 4, it will become 20, and so on। so 0 के ऊपर 0, 1 के ऊपर let's suppose this is 1, ये इसका मैग्नीट्यूड है, this is 2, this is 3, 4, 5 and so on। ठीक है, तो या इसको इस तरह करें कि दिस इज 5, 10, 15, 20। सो एक पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, दूसरा पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, और तीसरा पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, चौथा पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। सो दिस इज योर सिग्नल। ओके, ये आपका सिग्नल है। ठीक है, सो दिस इज द शेप ऑफ S1t। सो ये जो सिग्नल है, this signal actually it has two parts, one is dependent and the other is independent variable, और एक वन डायमेंशनल सिग्नल है। इसी तरह ये S2t जो है दिस इज 20t स्क्वायर। वन डायमेंशनल सिग्नल की जो एग्जांपल है वो आपके पास साउंड सिग्नल आप कह सकते हैं कि आपके पास जो स्पीच सिग्नल है जो ह्यूमन वॉइस है वो एक वन डायमेंशनल सिग्नल की कैटेगरी में आपके पास आता है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट वन डायमेंशनल सिग्नल।
इसी तरह आपके पास 2 डायमेंशनल सिग्नल भी हो सकता है। सो 2 डायमेंशनल सिग्नल का जो एक बेस्ट एग्जांपल है वो आपके पास एक इमेज सिग्नल है। जिस तरह यहाँ पे आप देखें, दिस इज अ 2 डायमेंशनल सिग्नल इन 2 वेरिएबल्स x and y. So this function describes a signal of 2 independent variables x and y that could represent the 2 spatial coordinates in a plane. So x और y जो है ये आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये आपके पास किसी स्पेशल कोऑर्डिनेट में x और y जो है पॉइंट्स रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, ये जो आपके पास सिग्नल्स है, तो ये सिग्नल्स एक वेल डिफाइंड फंक्शंस के थ्रू जो है आप इसको लिख सकते हैं। ये नहीं कि अगर आप देखें तो किसी भी सिग्नल्स के डिफरेंट किस्म के रिप्रेजेंटेशंस हो सकते हैं, ठीक है। यानी सिग्नल्स को आप मैथमेटिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिग्नल्स को आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो आपके पास सिग्नल्स है ये एक वेल डिफाइंड मैथमेटिकल फंक्शंस के थ्रू जो है वो डिफाइंड है और इस मैथमेटिकल फंक्शंस से आप जो है इसको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जो आपके पास सिग्नल्स की कैटेगरी थी, जो पिछले जो 2 सिग्नल्स थे, 3 सिग्नल्स थे, पहला s1t वाज इक्वल टू 5t, s2t वाज 20t स्क्वायर और s3 जो था जो xy कोऑर्डिनेट प्लेन में जो आपके पास पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा था, तो उसकी दोनों रिप्रेजेंटेशंस जो थी वो पॉसिबल थी। यानी उसको आप मैथमेटिकली भी रिप्रेजेंट्स कर सकते थे और उसको आप ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते थे। इसके अलावा यहाँ पे आप देखें, दिस इज अ स्पीच सिग्नल, ठीक है। तो इस स्पीच सिग्नल को आप किसी मैथमेटिकल फंक्शंस के साथ नहीं लिख सकते। जिस तरह आप लोगों ने देखा था ना कि s1t इज इक्वल टू 5t और s2t इज इक्वल टू 20t स्क्वायर, उस तरह की रिप्रेजेंटेशंस आप इसको नहीं दे सकते। हाँ, अलबत्ता इसको एक और रिप्रेजेंटेशन आप दे सकते हैं, यानी डिफरेंट साइनोसाइड्स के कम्बिनेशन से आप इस सिग्नल को जनरेट कर सकते हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि मेरे पास जो स्पीच सिग्नल है, तो अगर मैं ये फ्रीक्वेंसीज के ये एम्पलीट्यूड के जो सिग्नल्स हैं इनको मैं मिक्स कर दूं तो मेरे पास ये सिग्नल दोबारा मैं रीजनरेट कर सकता हूँ, ठीक है। So the signal cannot be described functionally by expression as in first 2 cases. In general, a speech segment may be represented to a high degree of accuracy or as a sum of several sinusoids of different amplitudes and frequencies. ठीक है। और ये अगर आप देखें तो आप लोगों ने सिग्नल सिस्टम में पढ़ा होगा फोरियर सीरीज और फोरियर ट्रांसफॉर्म। सो बेसिकली फोरियर सीरीज और फोरियर ट्रांसफॉर्म है क्या? फोरियर सीरीज या फोरियर नोटेशन अगर हम उसकी बात करें, फोरियर ट्रांसफॉर्म की हम बात करें, तो अकॉर्डिंग टू फोरियर ट्रांसफॉर्म किसी भी सिग्नल को आप डिफरेंट साइनोसाइड या डिफरेंट कोसाइन वेव्स हैविंग डिफरेंट एम्पलीट्यूड, ठीक है, तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड के डिफरेंट साइन वेव्स को मिला के आप उसी सिग्नल को जनरेट कर सकते हो। या दूसरे अल्फाज में आपके पास कोई भी सिग्नल हो, स्पीच सिग्नल हो या कोई भी सिग्नल हो, उसको आप डिफरेंट फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड के साइनोसाइड्स के कम्बिनेशन से आप उस सिग्नल को रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो आपका जो स्पीच सिग्नल है जनरली आप उनको डिफरेंट साइनोसाइड हैविंग डिफरेंट एम्पलीट्यूड एंड डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, उनके कम्बिनेशन से आप इनको लिख सकते हैं, ठीक है। और उसमें जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है और जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है, तो उसके डिफरेंस को हम कहते हैं उस सिग्नल का बैंडविड्थ, ठीक है। कि आपकी जो स्पीच सिग्नल है, नॉर्मली जो स्पीच सिग्नल होती है, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 3.4 किलो हर्ट्ज तक होती है, ठीक है। यानी अगर आप क्या करें, अगर आप कोई भी स्पीच सिग्नल को रिकॉर्ड करें, मैटलैब में उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म ले और उसका FFT प्लॉट ड्रा करें, सो यू विल गेट साइनोसाइड्स हैविंग फ्रीक्वेंसी
स्टार्टिंग फ्रॉम 20 हर्ट्ज और मैक्सिमम 3.4 किलो हर्ट्ज उसकी फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम होता है। अब देखिए, आप लोगों ने नोट किया होगा कि अगर फेस टू फेस कोई बंदा आपसे बात कर रहा है और अगर वही सेम बंदा जो है वो मोबाइल या टेलीफोन के थ्रू आपके साथ बात कर रहा है, तो वॉइस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। स्टिल आप उन वॉइस को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, लेकिन दोनों वॉइसेस की जो क्वालिटी है उसमें डिफरेंस होता है। उसका रीज़न ये है कि जब बंदा जो है आपसे फेस टू फेस बात करता है तो आप लोगों को बताने का मकसद ये है, सॉरी, अच्छा, हम बात कर रहे थे कि फेस टू फेस अगर एक बंदा आपके साथ बात करे तो वो जो है वो डिफरेंट होता है, और जब वो आपके साथ बात करे मोबाइल के थ्रू या टेलीफोन के थ्रू तो वो डिफरेंट होता है। उसका रीज़न ये है कि जब वो आपसे फेस टू फेस बात करता है तो फेस टू फेस बात में आप जो है सारी फ्रिक्वेंसीज को सुनते हैं, ठीक है। लेकिन जब वो मोबाइल के थ्रू या टेलीफोन के थ्रू आपसे बात कर रहा होता है तो वहाँ पे फिल्टर्स लगे होते हैं और अपना बैंडविड्थ जो है वो बचाने के लिए वो कंप्रेशन करता है। तो टेलीफोन के थ्रू या मोबाइल के थ्रू आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आती है वो कंप्रेस्ड इन्फॉर्मेशन होती है। उसमें से कुछ अननेसेसरी फ्रिक्वेंसीज को, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कैरी नहीं करता, उसको फिल्टर आउट किया जाता है। तो उसको निकालने के बाद आपके पास जो वॉइस आती है स्टिल वो रिकग्नाइजेबल होता है, ठीक है, लेकिन उसमें डिफरेंस होता है एज़ कम्पेयर टू फेस आप उसको सुने या आप उसको थ्रू जो है किसी भी कम्युनिकेशन लिंक के थ्रू उसको सुने, ठीक है। सो अच्छा, सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पीच सिग्नल। सो दिस इज़ योर टास्क, आप लोगों का टास्क है कि आप लोगों ने अपनी जो वॉइस है उसको रिकॉर्ड करना है, और रिकॉर्डिंग के बाद उसको मैटलैब में जो है इंपोर्ट करना है, और उसकी आपने FFT ड्रा करना है, ठीक है। सो दिस इज़ योर टास्क, और इसके जो है अगले क्लास में मैं पूछूंगा कि आप लोगों ने टास्क किया हुआ है कि नहीं किया हुआ, ठीक है। गूगल पे आप लोगों को तकरीबन सारी चीज़ें मिल जाए, अगर फिर भी आप लोगों को हेल्प चाहिए तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा गाइड कर सकता हूँ, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट साउंड सिग्नल, स्पीच सिग्नल। सो ये जो आपके पास स्पीच सिग्नल है, दिस इज अ नेचुरल सिग्नल, ठीक है। स्पीच सिग्नल एक नेचुरल सिग्नल है, और इसको कैसे जनरेट किया जाता है, विच इज जनरेटेड बाय फोर्सिंग एयर थ्रू वोकल कॉर्ड, ठीक है। वोकल कॉर्ड से आप जो है एयर को फोर्स करते हैं तो उससे वो जनरेट हो जाता है, ठीक है। द सिग्नल जनरेशन इज यूजुअली एसोसिएटेड विद द सिस्टम, यानी कोई भी सिग्नल जो है वो एक सिस्टम के साथ उसकी एक एसोसिएशन होती है, यानी कोई भी सिग्नल जो है वो ऑटोमेटिकली जनरेट नहीं होता, उसको जनरेट करने में किसी सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट होना लाजमी होता है। तो ये जो सिस्टम है, ठीक है, ये अगर सिग्नल को जनरेट कर रहा है या वो सिग्नल को प्रोसेस करेगा, ठीक है। तो a system may also be defined as a physical device that performs an operation on a signal, for example filtering, multiplexing, etc, ठीक है। अब देखिए, आपका जो सिस्टम है वो भी एक फिजिकल डिवाइस होता है एक्चुअली। उस सिस्टम का फंक्शन क्या होता है, उस सिस्टम ने सिग्नल को जनरेट करना होता है, या उस सिग्नल के साथ कुछ प्रोसेसिंग करना होता है, मल्टीप्लेक्सिंग करना होता है, या फिल्टरिंग करना होता है, ठीक है। अब ये जो टर्म्स है ये आप लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताऊं। लेट्स सपोज यू हैव ए FM रेडियो, ठीक है, आपके पास क्या है, एक FM रेडियो है। अब आप जो है FM 99.1 मेगाहर्ट्ज जो है आप उसको ट्यून करते हैं। आप जो है लेट्स सपोज रेडियो पेशावर की ब्रॉडकास्टिंग को आप सुन रहे हैं। अगर आप 99.2 मेगाहर्ट्ज को ट्यून करते हैं तो आप कोई दूसरा रेडियो स्टेशन जो है वो आप फिर उसको सुनते हैं।
इसी तरह अगर आप 99.3 मेगाहर्ट्ज को ट्यून करते हैं तो यू विल बी एबल टू हियर अनदर रेडियो स्टेशन। अब ये फिनोमेना क्या है? फिनोमेना ये है कि जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि आपका जो स्पीच सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है, 20 से लेकर 3.4 किलोहर्ट्ज। ये ऑडिबल रेंज की मैं बात नहीं कर रहा, कीप इन माइंड। ऑडिबल रेंज जो है ह्यूमन के लिए वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलोहर्ट्ज तक है। यानी अगर इस रेंज में, इस फ्रीक्वेंसी रेंज में अगर आपके पास कोई सिग्नल है तो विदाउट एनी रिसीवर आप अपने कानों से इसको सुन सकते हैं। लेकिन अगर इस रेंज में सिग्नल नहीं है तो उस सिग्नल को आप क्या करते हैं, ऑडिबल रेंज में कन्वर्ट करते हैं। आप कोई रिसीवर लगाते हैं, वो रिसीवर जो है उस हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को रिसीव करता है और उसको आपके ऑडिबल रेंज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, सो ऑडिबल रेंज अलग चीज़ है और जो सिग्नल आप, जो स्पीच आप, जो बातें आप कर रहे हैं उसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज है दैट इज डिफरेंट थिंग। तो इन दोनों को आप मिक्स ना करें। तो वी वर टॉकिंग अबाउट फिल्टरिंग एंड मल्टीप्लेक्सिंग। सो आपका जो स्पीच सिग्नल है सबका जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो सेम है। फिर इसकी मॉड्यूलेशन होती है। ठीक है, मॉड्यूलेशन किसे कहते हैं कि किसी भी लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को आप हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के ऊपर सुपर इम्पोज करते हैं तो उसे कहते हैं मॉड्यूलेशन। अब ये मॉड्यूलेशन क्यों करते हैं? मॉड्यूलेशन के बेसिक बहुत से रीजन है, लेकिन मैं 2 रीजन आपको बताता हूँ। पहला जो रीजन है मॉड्यूलेशन का कि जब आप वायरलेस कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो वायरलेस कम्युनिकेशन जो है दैट इज पॉसिबल ड्यू टू एंटीना, क्योंकि वायरलेस कम्युनिकेशन में आपकी जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है दैट नीड्स टू बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स and the device that is utilized in the generation, in the creation of electromagnetic waves, it is antenna. एंटीना का काम है क्या है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कन्वर्ट करना और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना। अब ये जो इलेक्ट्रिकल वेव्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कन्वर्ट करने वाली एंटीना जो है इसका जो साइज है ये डिपेंड करते हैं आपकी फ्रिक्वेंसी के ऊपर। यानी अगर आपकी फ्रिक्वेंसी जो है वो ज्यादा हो तो आपके एंटीना का साइज जो है वो कम होगा। ये चीजें आप पढ़ चुके हैं, मैं आप जस्ट आपको एक रिवीजन देना चाहता हूँ। तो एंटीना का साइज क्या होगा? कम होगा। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी, इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो एंटीना का साइज कम होगा। इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फ्रीक्वेंसी अगर कम है तो एंटीना का साइज आपको क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए। तो इस वजह से आप मॉड्यूलेशन करते हैं कि जिस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी आप बढ़ाते हैं, उसको हाई कैरियर के ऊपर सुपरइम्पोज करते हैं। सुपरइम्पोज क्यों करते हैं? ताकि जो जिस एंटीना के जरिए आपने इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कन्वर्ट करना है उसका साइज जो है वो क्या हो जाए? वो कम हो जाए। पहला मेन रीजन। दूसरा मेन रीजन ये है कि एयर का जो बैंडविड्थ है वो तो इनफाइनाइट है, उसमें आप लोगों ने मल्टीप्लेक्सिंग करनी है। यानी अगर एक रेडियो स्टेशन 99.1 मेगाहर्ट्ज के ऊपर मॉड्यूलेशन करता है तो दूसरा 99.2 मेगाहर्ट्ज के ऊपर करता है, तीसरा 99.3 मेगाहर्ट्ज के ऊपर करता है। तो रिसीवर जिस फ्रीक्वेंसी को ट्यून करता है उसी को डीमॉड्यूलेट करता है। ठीक है, तो मल्टीप्लेक्सिंग यानी कि एयर में जो है मेरी सिग्नल जो है एक चैनल में वो ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह जो आप मल्टीप्लेक्सिंग कर रहे हैं, जो आप मॉड्यूलेशन कर रहे हैं, जो आप फिल्टरिंग कर रहे हैं, इसके लिए आपको किस चीज की जरूरत होती है? सिस्टम की जरूरत होती है। तो सिस्टम एक्चुअली सिस्टम इज अ फिजिकल एंटिटी which performs operation on a signal and it is called, this operation is called processing. So you have आप लोगों ने सिग्नल के बारे में पढ़ा कि सिग्नल क्या है, सिस्टम के बारे में पढ़ा, आप लोगों ने प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ा। So we will study about digital signal processing or digital system processing, digital signals and system processing. ठीक है, so in this course we deal with the processing by digital means. ठीक है, so now let's move towards some other basic concept. So this is the basic element of a DSP, digital signal processing. कि मैंने आप लोगों को बताया था कि नेचुरली आपके सिग्नल्स जो होते हैं वो एनालॉग सिग्नल्स होते हैं, लेकिन
अगर आप डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर यूज़ कर रहे हैं तो वो सिग्नल जो है आप क्या करेंगे, दिस इज योर एनालॉग सिग्नल। एनालॉग सिग्नल को पहले आप डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करेंगे, सो दिस विल बी योर एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल कन्वर्टर। उसके बाद आपका डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर होगा, उस डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर का इनपुट भी डिजिटल होगा, आउटपुट भी डिजिटल होगा, लेकिन उस आगे जो आपका आउटपुट जो डिजिटल आउटपुट है उसको अगेन आपने एनालॉग आउटपुट में कन्वर्ट करना है। सो दिस इज द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ अ डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर। ठीक है, तो डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर के बेसिक 3 कंपोनेंट्स होंगे, एक ए टू डी कन्वर्जन होगा, एक सिग्नल प्रोसेसर होगा और एक डी टू ए कन्वर्टर होगा। ठीक है, सो मोस्ट ऑफ द केसेस सिग्नल्स आर एनालॉग इन नेचर। जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि आप अगर स्पीच सिग्नल है दिस इज एनालॉग, तो प्रोसेस डायरेक्टली बाय एनालॉग सिस्टम्स। एनालॉग सिग्नल में प्रोसेस बाय डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर से भी हम उसको प्रोसेस कर सकते हैं, लेकिन डिजिटल सिग्नल से अगर हम प्रोसेस करेंगे तो एक इंटरफेस लगाएंगे, जिस उस इंटरफेस का क्या काम है कि उसने एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करना है। तो जब वो डिजिटल में कन्वर्ट हो जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा कि वो जो डिजिटल सिग्नल है उसको डिजिटल सिग्नल से हम प्रोसेस करेंगे। अगेन अगर इनपुट आपका एनालॉग है तो आउटपुट भी आपको एनालॉग चाहिए होगी, तो उस डिजिटल सिग्नल को हम वापस एनालॉग में कन्वर्ट करेंगे। अब जो है सिग्नल क्लासिफिकेशन के बारे में अगर हम थोड़ा सा देखें तो सिग्नल जो है कंटिन्यूस टाइम भी हो सकते हैं आपके पास, डिस्क्रीट टाइम भी हो सकते हैं, कंटिन्यूस वैल्यूड भी हो सकते हैं, डिस्क्रीट वैल्यूड भी हो सकते हैं, डिटर्मिनिस्टिक्स भी हो सकते हैं, रैंडम सिग्नल्स भी हो सकते हैं। कंटिन्यूस टाइम और डिस्क्रीट टाइम का क्या, देखिए ये आपके पास एक सिग्नल है, ये टाइम है, ये एम्पलीट्यूड है। ठीक है, कंटिन्यूस टाइम का क्या मतलब है, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड सो ऑन। अगर विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये सिग्नल जो है वो कंटिन्यूस है, यानी